नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग लाइब्रेरी। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हाइपरग्लाइसीमिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके डेली लिविंग लाइफस्टाइल में भी आपके काम आने वाला है और आपके एज ए स्टडी मटेरियल भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छी लग रही हैं तो गाइज प्लीज लाइक और अपने जो कमेंट्स हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपर मीन्स इंक्रीज, बढ़ जाना किसी चीज का, ग्लाइ मीन्स ग्लूकोज, सीमिया मीन्स ब्लड। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ये वाली पिक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये वाइट ट्यूब्स दिखाए गए हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्लूकोज को। कि ये वेन है आपकी, इसमें ये आपके ब्लड सेल्स दिखाए गए हैं। ये वाइट वाला जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ग्लूकोज को। तो ये तो थी एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, जो आपका ब्लड है उसमें नॉर्मल फ्लो कर रहा है ग्लूकोज ब्लड में। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे ये वाली आर्टरी की अगर आप इमेज देखती हो तो यहाँ पे क्या है, जो ग्लूकोज है व्हाइट पोर्शन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में आप लोगों को दिख रहा है। तो इट मीन्स कि ब्लड में जब बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है ग्लूकोज का तो उस चीज को हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे हाई ब्लड ग्लूकोज है तो यहाँ पे क्या है? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वो थोड़े टाइम पे नॉर्मली अपने नॉर्मल लेवल पे रिटर्न हो जाता है, वापिस आ जाता है, क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को ब्लड से ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंसुलिन। तो यहाँ पे इंसुलिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है वो कैसे पहुंचता है सेल्स तक। तो हमारे ब्लड में एक हार्मोन होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। तो इंसुलिन जो है, हार्मोन जो है, वो हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाता है, जिससे हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। और दूसरी चीज जो हमारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाती है, जैसे जितना यूज करना था बॉडी ने कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा जो हमारा लिवर होता है और हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं उसमें क्या है? स्टोर हो जाता है जाके ग्लूकोज एज अ फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका है? इंसुलिन का। कि जो इंसुलिन है उसकी हेल्प से क्या होता है, जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज है वो कहाँ चली जाती है? सेल्स में चली जाती है। तो यहाँ पे बात आती है कि हाइपरग्लाइसीमिया कैसे हो गया पेशेंट को। तो जो इंसुलिन है उसको प्रोड्यूस करता है हमारा पेनक्रियाज। जो हमारा पेनक्रियाज है अगर वो इनफ अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, किसी भी डिजीज कंडीशन के चलते नहीं कर रहा, या फिर वहां पे कोई इंजरी हो गई है, कोई किसी भी तरह का कोई वहां पे ऐसी कंडीशन पैदा हो गई है जिससे हमारा जो पेनक्रियाज है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा और वहां से इंसुलिन नहीं आ रहा, तो क्या होता है कि हमारे ब्लड में भी फिर इंसुलिन नहीं आएगा, जिससे क्या होता है कि विदाउट इंसुलिन तो जो ग्लूकोज है वो जो हमारे बॉडी सेल्स हैं उनमें एंटर नहीं कर पाता। तो जिससे क्या होता है कि सारे का सारा जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही रह जाता है, क्योंकि इसको किसने सेल्स तक लेके जाना था? इंसुलिन ने लेके जाना था। बट वहां पे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था पेनक्रियाज से, तो जिससे हमारे ब्लड में इंसुलिन नहीं मिला। तो उसने क्या करना है? ग्लूकोज ने वहीं का वहीं मींस ब्लड में ही रह जाना है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। की किसका कारण क्या है हाइपरग्लाइसीमिया होने का? तो हमें जैसे पता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एनर्जी लेते हैं। मेनली जो हमारा ब्रेन है वो टोटली डिपेंड है किस पे? ग्लूकोज पे। जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे एनर्जी लेते हैं? ग्लूकोज से। ब्रेन के सेल्स को, जो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स के सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो जिससे क्या होगा? हमारे टोटल बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेंगे, तो जिससे हमारी बॉडी में और भी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं देखने को मिलते हैं हमें। कौन सी कंडीशन में? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, एक और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए इस चीज को
समझना। तो आफ्टर ईटिंग, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारा जो ब्लड का ग्लूकोज है वो इंक्रीज हो जाता है, वहां पे इंसुलिन आता है। इंसुलिन ने क्या करना है, ब्लड में से जो ग्लूकोज है उसको सेल्स तक लेके जाना है, सेल्स तक मूव कर देना है ग्लूकोज को। तो सेल्स में जाके जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में इन द लिवर एंड मसल। तो ग्लूकोज ने लिवर और मसल्स में जाके स्टोर हो जाना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होता है कि जब हमारी ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज होने लगती है तो वहां पे जो स्टोर फॉर्म होती है ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन हम जिसे कहते हैं, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है जिससे वो रिलीज करता है ग्लूकोज को। फिर क्या होना है, फिर से हमारी बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये छोटा सा एक चार्ट था जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नॉर्मल हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है उसकी कितनी रेंज होती है, उसका कितना लेवल होता है, कि जब हम फास्टिंग पे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, अगर खाना खा लिया है तो उसमें कितनी रेंज होनी चाहिए ग्लूकोज की हमारे ब्लड में। तो यहाँ पे नॉर्मली जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है फास्टिंग स्टेट में वो हम लोग 80 से लेके 100 mg/dl मींस 80 to 100 mg/dl काउंट करते हैं फास्टिंग स्टेट में। जब हमने खाना नहीं खाया होता तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो 80 to 100 mg/dl होना चाहिए। तो अगर हम लोग खाना खा लेते हैं आफ्टर ईटिंग, फिर हमने अपना चेक करवाया, टेस्ट करवाया कि आफ्टर ईटिंग जो ग्लूकोज है उसका जो लेवल है वो 170 to 200 mg/dl होना चाहिए आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, कि इतना एक्सीड हो सकता है। थर्ड जो वैल्यू आती है कि हम लोगों ने खाना खा लिया है, 2 to 3 आवर्स हो गए हैं खाना खाए हुए, तो उसके बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए, 120 to 140 mg/dl। तो ये वाली थी कि नॉर्मली जब हम फास्टिंग पे अपना ग्लूकोज चेक करवा रहे हैं तो उसमें कितना होना चाहिए, आफ्टर ईटिंग कितना होना चाहिए, और 2 to 3 आवर आफ्टर ईटिंग कितना होना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है जिनका इम्पेयर्ड ग्लूकोज होता है, कौन सी कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि जो पर्सन है उसका इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, कि हम लोग उसको ऐसे नहीं कह सकते कि पर्सन है वो डायबिटिक है या डायबिटिक नहीं है। तो जिनका इम्पेयर्ड ग्लूकोज होता है मीन्स उनका जब हम लोग फास्टिंग पे जब उनका टेस्ट करेंगे तो उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो 101 से लेके 125 तक होगा, और आफ्टर ईटिंग जो होगा 190 से लेके 230 mg/dl तक होगा, और 2 से 3 घंटे खाना खाने के बाद 140 to 160 होगा। तो जिनका मतलब इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, मतलब वो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल वाले लोग होते हैं। तो नेक्स्ट आता है डायबिटिक, की कौन सी स्टेट पे हम लोग एक पर्सन को डायबिटिक डिक्लेयर कर देते हैं, जब उसका जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होगा 126 से ज्यादा होगा तो उस पर्सन को हम डायबिटिक कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि आफ्टर ईटिंग, जो आफ्टर ईटिंग जो डायबिटिक वाला पेशेंट होगा, आफ्टर ईटिंग जो उसका ग्लूकोज लेवल होगा वो 300 तक चला जाएगा, और आफ्टर 2 to 3 आवर्स कितना जाएगा, 200 प्लस चला जाएगा। तो ये वाली कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि पेशेंट जो है, पर्सन जो है वो डायबिटिक है। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है कि उसके कौन कौन से कारण है। तो पहले मैंने एक कारण, सबसे जो बड़ा कारण है आप लोगों को बताया, जब हमारे ब्लड में इंसुलिन का जो लेवल है वो इनफ नहीं होता तो उसकी वजह से क्या है, हमारी ब्लड में ग्लूकोज रिमेन रह जाता है, वहीं पे रह जाता है, तो वो बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंचता। तो ये तो था एक मेन मेजर कॉज। तो इसके साथ रिलेटिव और कॉजेज भी हैं जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करने का रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे है फैक्ट्री फूड, अगर आप फ्राइड फूड खाए जा रहे हो, पैक्ड फूड खाते हो ज्यादा, तो ये चीजें भी क्या है, इफेक्ट करती हैं आपके ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करने का। नॉट इनफ एक्टिविटी मीन्स आपकी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो है, आप बिल्कुल बैठ के काम कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी है, आपकी कोई मूवमेंट नहीं है। ये भी चीज क्या कॉज करेगी कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको इंक्रीज करती है। पुअर स्लीपिंग पैटर्न, आजकल हम सबका यही हाल है कि
जो स्लीपिंग पैटर्न है बिल्कुल ऑल्टर हुए पड़े हैं। जब सोना होता है तब उठते हैं, जब उठना होता है तब सोते हैं। तो ये वाली सब चीजें हैं आज की जनरेशन पे बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एजेंट बन के सामने आ रही हैं, क्योंकि जब तक आपका स्लीपिंग पैटर्न सेट नहीं होगा, आपकी बॉडी को पूरा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, उसको पूरा रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। नेक्स्ट है क्रॉनिक स्ट्रेस। आप बहुत टाइम से स्ट्रेस में हो, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होती है, जिससे क्या है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे भी क्या हो सकता है आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेस के साथ साथ तो और भी बॉडी फंक्शंस जो है बहुत ऑल्टर होते हैं, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन भी आती है। टॉक्सिक इन योर एनवायरनमेंट, कि आप जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, हर चीज में टॉक्सिन्स हैं, कोई भी चीज में आपको प्योरिटी नहीं मिल रही है, तो जिससे क्या है डिजीज कंडीशंस बहुत सारी अराइज हो रही हैं, वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग पे इफेक्ट कर रहे हैं, जिससे बहुत सी चीजें जो हैं वो अराइज होती हैं, हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से हमें हाइपरग्लाइसीमिया भी देखने को मिलेगा। तो अगर पैनक्रियाज की मॉर्फोलॉजी में कोई दिक्कत है, वहां पे किसी तरीके का कोई इन्फ्लामेशन है, कोई डिजीज कंडीशन है पैनक्रियाज में, तो पैनक्रियाज जो है वो अच्छे से अपना वर्कआउट नहीं करेगा। आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ये डिडनम वाला पार्ट है और ये वाला पेनक्रियाज है। तो यहाँ पे हमारा स्टमक होता है जिसके ऊपर, तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं हेड और ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं बॉडी। जो बीच वाला पार्ट रहेगा उसको बॉडी कहते हैं, आगे वाले पार्ट को हम लोग हेड कहते हैं। तो जो पीछे टेल वाला एरिया आता है ना, इसका जो पेनक्रियाज की टेल रहती है, इसमें आइलेट सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। तो जब इंसुलिन प्रोडक्शन यहाँ से नहीं होगा तो वो कंडीशन मेन कॉज होती है हाइपरग्लाइसीमिया की, कि उसको ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने वाला वहां पे कोई नहीं है, जिससे क्या होगा पर्सन में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स की। जो वार्निंग साइंस होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो उसके अर्ली साइंस कौन से देखने को मिलते हैं? तो जो वार्निंग साइंस है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, मींस 3P आपको देखने को मिलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया में। 3P कौन से? पॉलीयूरिया मीन्स बहुत ज्यादा एक्सेस में जो पर्सन है वो यूरिनेट करता है, उसको वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, यूरिन बार बार आता है उस पर्सन को। सेकंड है पॉलीडिप्सिया मीन्स उसको बहुत ज्यादा थर्स्ट लगती है, जितना पानी पिएगा उतना ही वो वॉशरूम के थ्रू पास आउट करता रहेगा। थर्ड P का मतलब है नेक्स्ट इज द पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मीन्स पॉली मीन्स एक्सेस में, फेजिया मीन्स हंगर, मीन्स उसको एक्सेस में हंगर लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है उस पर्सन को। तो ये 3P वाले जो वार्निंग साइन थे आपको एक हाइपरग्लाइसीमिया वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो आप अपने आसपास में भी अगर किसी पर्सन को इस तरह का कुछ सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं तो आप उसको इस चीज के बारे में गाइड कर सकते हो कि मे बी आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो ऑल्टर तो नहीं हो रहा, तो आप अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाओ, उसको आप हेल्थ टीच दे सकते हो इन चीजों के बारे में, अगर आपको जो 3 वार्निंग साइंस हैं हाइपरग्लाइसीमिया के पता होंगे। तो नेक्स्ट आता है ब्लर विजन। तो जो विजन है उसमें भी उसको ब्लरी दिखना स्टार्ट हो जाता है। और स्लो हीलिंग, जब कट लग जाता है उस पर्सन के कहीं भी बॉडी पार्ट पे, तो उसका जो रिकवरी है बहुत ज्यादा डिले होती है। फटीग फील करता है पेशेंट जो होता है, पर्सन जो होता है, क्योंकि उसकी बॉडी सेल्स को ग्लूकोज मिल ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से क्या होता है उसको फटीग फील होता है। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स कि कौन कौन से सिम्टम्स मेनली हम लोगों को हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आर द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो अब तक यहाँ तक हो गया कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, उसके कॉजेज क्या थे वो भी हम लोगों ने पढ़ ले, तो उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो भी पढ़ ले हम लोगों ने। तो नेक्स्ट आता है कि डायग्नोस्टिक, हम लोग कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे
कि जो पर्सन है उसको, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो पर्सन है उसकी वैल्यूज को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो ऑल्टर है या फिर वो डायबिटिक वाली कंडीशन में चला गया है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमारी कौन कौन सी रहने वाली है। तो पहले हम उसका फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, फिर उसका हम 2 आवर ग्लूकोज मीन्स पोस्ट पोडेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, फिर हम उसका HbA1c वाला टेस्ट करते हैं। तो ये वाले जो टेस्ट हैं वो हमें हेल्प करते हैं पेशेंट की कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो कैसी है। तो यहाँ पे बात की हम लोगों ने HbA1c की। तो जो HbA1c होता है ये हमारे पिछले 3 महीने की जो ग्लूकोज की हिस्ट्री होती है उसके बारे में बताता है। तो इसलिए हम पिछले जो हमारे पास्ट के पिछले 3 महीने होंगे जब हम ये टेस्ट कराते हैं तो ये टेस्ट हमें सारी हिस्ट्री हमारी 3 महीने की रिवील कर देता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जब एक नॉर्मल जो वैल्यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती है फास्टिंग में और पोस्ट पोडेंडियल ब्लड शुगर में और HbA1c में। तो नॉर्मली 70 से लेके 110 mg पर डेसीलीटर होगा। अगर हम पोस्ट पोडेंडियल कर रहे हैं तो लेस देन 140 mg होगा। अगर HbA1c कर रहे हैं तो लेस देन 5.7% होगा। तो प्री डायबिटिक मीन्स जो बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन पे जो पेशेंट्स होते हैं, मैंने ये आपको चार्ट पहले भी बताया, तो आई थिंक यहाँ पे मुझे इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। तो ये वाला सारा चार्ट मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि जो नॉर्मल होगा प्री डायबिटिक मीन्स बॉर्डर लाइन पे होगा, जो डायबिटिक जिसे हो गई है तो उसमें वैल्यूज कौन कौन सी होगी। तो इन वैल्यूज के आधार पे हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। तो नीचे वाले ये 2 आप रीडिंग्स पढ़ सकते हो कि जो इंसुलिन शॉक होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 50 mg पर डेसीलीटर हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इंसुलिन शॉक। तो हाइपोग्लाइसीमिया वाली जो कंडीशन होती है जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो 70 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। बट जब 50 से भी कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को कहेंगे इंसुलिन शॉक। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट एंड एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिकेशंस फॉर हाइपरग्लाइसीमिया। कि जो हम हाइपरग्लाइसीमिया जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, कौन सी मेडिकेशन करते हैं, वो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे है दैट इज द मेटफॉर्मिन। ये वाली जो मेडिसिन है ये ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिकेशन है। ये जो मेडिकेशन है इसका बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट होता है जो हमारे लिवर को, जो हमारी हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट होती है उसको डिक्रीज करती है, जिससे हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है सल्फोनिलोरेस। सल्फोनिलोरेस भी जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, जिसने क्या करना होता है जो इंसुलिन की सिक्रीशंस है उसको एनहांस करती है, उसको बढ़ाती है, जिससे क्या है जो मोर ग्लूकोज था हमारे ब्लड सर्कुलेशन में वो सेल्स तक चला जाएगा और ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो वहां पे जाके स्टोर हो जाता है, जिसका सल्फोनिलोरेस जो है जिसका मेन काम है इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा देना। इसका जो इफेक्ट है, इसका जो काम है वो सिमिलरली ही मेटफॉर्मिन की तरह ही है, बट समहाउ ये क्या करती है जब इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में तो ब्लड सर्कुलेशन में भी क्या होगा कि वहां पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया की जो हमारी बॉडी है वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो सिक्रीशन है इंसुलिन का करवा देती है। नेक्स्ट है ग्लिनिनाइड्स। ये भी क्या है सल्फोनिलोरेस की तरह ही काम करते हैं। ये भी क्या करते हैं सल्फोनिलोरेस की तरह ही स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन को, मींस जो जहां से पैनक्रियाज से जो इंसुलिन स्क्रीट होता है वहां पे जाके स्टिमुलेट करते हैं कि और ज्यादा इंसुलिन जो है वहां से प्रोड्यूस हो। जैसे सल्फोनिलोरेस अपना काम कर रहा था वैसे ही ये भी जो इंसुलिन का सिक्रीशन है उसको बढ़ावा देती। नेक्स्ट इज द इंसुलिन। इंसुलिन एक पुराना मेथड है, पुरानी मेडिसिन है जो इजीली अवेलेबल होती है ग्लाइसीमिया को डिक्रीज करने, उसका लेवल जो है लोअर करने के लिए एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है जो इंसुलिन होती है। इंसुलिन की जो टाइप्स होती हैं वो 4 टाइप की होती है, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट इंसुलिन, लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन। तो जो रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन होता है वो 3 to 5
आवर्स के लिए इफेक्ट करता है, जैसे हम एस्पार्ट कहते हैं। जो रेगुलर इंसुलिन होती है उसे हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, जिसका इफेक्ट है 4 to 6 आवर के लिए रहता है हमारी बॉडी में। इंटरमीडिएट जो इंसुलिन है NPH, इसे हम इंटरमीडिएट इंसुलिन कहते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में 8 से लेके 12 घंटे तक होता है NPH का। जो लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन होता है जिसे हम लेंटस ग्लार्जिन कहते हैं, जिसका इफेक्ट मोर देन 12 आवर से होता है। जब हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं किसी पेशेंट में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इंसुलिन सिरिंज रहती है उसकी निडल का साइज कितना होता है। 27 से 29 गॉज का होता है। और जो मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट कॉमन साइड होती है इंसुलिन इंजेक्शन के लिए, वो होता है एब्डोमेन। आर्म्स होगी, हिप्स हो गए और थाइज, ये सब ऑप्शनल है, बट जो आपका एब्डोमेन है वो प्राइमरी साइट माना जाता है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो जब हम लोग एक बार इंसुलिन का जो वायल है वो ओपन कर देते हैं, तो उसे हमें रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना होता दोबारा, उसे हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। तो एक अब और बात आती है यहाँ पे इंसुलिन के बारे में कि जब हम इंसुलिन लगाते हैं एब्डोमेन वाले साइड पे, तो हमें जैसे एक डोज आज का हो गया, जब हम नेक्स्ट वाले डोज लगाएंगे तो वो डिस्टेंस मीन्स 1.5 इंच जो रहेगा डिस्टेंस रहेगा पहले वाले इंजेक्शन साइट से। वहां पे एक ही साइट पे एक ही जगह पे आपने बार बार इंजेक्शन नहीं लगाना, क्योंकि वहां पे एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, दैट इज द लिपोडिस्ट्रॉफी। लिपोडिस्ट्रॉफी से प्रिवेंट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, जो नेबल वाला एरिया होता है वहां हम एब्डोमेन पे साइट को सेलेक्ट करते हैं इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए। बट हमें क्या करना है कि एक ही जगह पे इंजेक्शन को नहीं इंजेक्ट करना है। जब हमने सेकेंड डोज लगाना है तो उसके 1.5 इंच के डिस्टेंस पे हमें लगाना है, जिससे हम लिपोडिस्ट्रॉफी जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जब 1 से 2 वीक हो जाते हैं उसके बाद हम वो सेम वाली जगह को यूज कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन जो है उसे हम कैसे यूज करते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जो हम एज एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट यूज करते हैं पेशेंट्स में। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारा एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम होता है कि नर्सिंग इंटरवेंशंस होती हैं। जब हमने किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं इंसुलिन, तो उसमें हमारी कौन कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशंस होनी चाहिए। तो हमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं जब हम किसी पेशेंट में हाइपरग्लाइसेमिक वाले पेशेंट में इंसुलिन को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे है यहाँ पे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन फॉलोइंग गाइडलाइन इंक्लूड्स, कि जब हम किसी पेशेंट को बता रहे हैं कि वो खुद से कैसे जो इंसुलिन है उसको एडमिनिस्टर कर सकता है, तो उसमें हमने कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको बतानी है। तो पहले बात बतानी है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि रोटेट द इंजेक्शन साइट, कि आपको एक ही जगह पे इंजेक्शन नहीं लगाए जाना, उसकी जो साइट है उसको चेंज करते रहना है, जिससे हम लिपो हाइपरट्रॉफी को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है इंजेक्शन 90 डिग्री पे होना चाहिए। थिन प्लेस पे अगर आप लोग इंजेक्ट कर रहे हो तो आपका 45 डिग्री पे होना चाहिए जो आपका इंजेक्शन का एंगल है। पहले क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें हम अगर IM लगा रहे हैं तो एस्पिरेट करके देखते हैं कि वहां पे ब्लड तो नहीं आ रहा, बट इंसुलिन के केस में आपको एस्पिरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, जब आपके पास ऑर्डर है डॉक्टर के कि आपको जो रेगुलर इंसुलिन है उसको मिक्स करके देना है NPH के साथ। NPH हमने पढ़ा कि जो इंटरमीडिएट जो इंसुलिन होती है जिसका इफेक्टिव आवर्स होते हैं 8 से लेके 12 घंटे तक, कि आपने इसको मिक्स करके देना है। तो आपको डॉक्टर की ऑर्डर्स हैं वहां पे कि इसको मिक्स करके देना है, बट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपने फर्स्टली कौन सी इंसुलिन को विड्रॉ करना है। तो जब भी आपने रेगुलर इंसुलिन को किसी और इंसुलिन के साथ मिक्स करके देना है, तो पहले हमेशा आपने क्या करना है, जो रेगुलर वाला इंसुलिन होगा उसको पहले आप अपनी सिरिंज में फिल करते हो, उसके बाद जो दूसरे वाली इंसुलिन होती है उसको अपनी सिरिंज में फिल करना होता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द क्लाइंट, परफॉर्म सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफर एडिशनल इंस्ट्रक्शन एज इंडिकेटेड। आपने क्या करना है, पेशेंट को बिठाना है अपने पास और उसको डेमो देनी है अच्छे से
कि उसने कैसे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपको लगता है कि हाँ उसको और इंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो आपने एज नीडेड उसको प्रोवाइड करनी है। तो नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन। तो उसको आपने बताना है कि इंसुलिन के साथ आपको जो बाकी जो ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है तो वो आप कैसे ले सकते हो। जैसे अगर डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है ओरल एंटी डायबिटिक जो मेडिकेशन है एज लाइक सल्फोनिलोरेस, मेटफॉर्मिन, तो ये अगर मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है तो आपको खाने के 30 मिनट्स मीन्स आधा घंटा पहले आपने खाने से ले लेनी है ये वाली मेडिसिन। तो आपने क्या करना है, जब वो मेडिकेशंस ले रहा है आपने जो उसका रीनल के फंक्शंस हैं कि उसकी यूरिन आउटपुट प्रॉपर है, उसके मॉनिटर करने हैं रीनल के फंक्शन, लिवर के फंक्शन आपने क्लोजली मॉनिटर करने हैं, क्योंकि इन मेडिकेशंस के जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो मेनली इन वाले ऑर्गन्स पे, जैसे रीनल लिवर वाले ऑर्गन्स पे आएंगे। नेक्स्ट है एडवाइस वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, कि अगर कोई मदर है उसकी एज जो चाइल्ड बेयरिंग है मीन्स जो बच्चे पैदा करने वाली एज चल रही है जिसे हम चाइल्ड बेयरिंग एज कहते हैं, कि अगर वो थियोजोलिडिन जो मेडिसिन है जो ओरल एंटी हाइपरग्लाइसीमिक मेडिसिन होती है अगर वो यूज कर रही है तो उसको एडिशनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो उसको यूज करने की जरूरत है, क्योंकि ये वाले जो एजेंट होते हैं ओरल हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट जो हैं तो ये वाले एजेंट क्या करते हैं कि आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को तो डिक्रीज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स जो विमेन ले रही है तो उसका भी जो इफेक्ट है उसको कम करने के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। तो उसको एडवाइस करना है कि आप जो एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं यूज करें। जो थियोजोलिडिन मेडिकेशन है ये डायबिटिक 1 वाले पेशेंट जो है वो यूज करते हैं। तो ये थी इम्पॉर्टेंट कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन जो आपने पेशेंट को बतानी है और खुद अपने माइंड में रखनी है while the caring of a patient who have हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।